अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कहा जल्दी से मैं अपना फ़ोन ज़रा साइलेंट कर दूं क्योंकि हम यहाँ आते हैं और आप लोगों के मैसेजेस जो हैं गुड मॉर्निंग के हमें पहुँचना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हाउ आर यू गाइस टुडे? और आई होप के जिनके पास कल टाइम था, वक्त था, डेडिकेशन थी, उन्होंने औरत मार्च जो कि डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान में हो रहे थे वहाँ आप लोगों ने पार्टिसिपेट ज़रूर किया। और अगर होगा। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आई एम श्योर सोशल मीडिया पे और ख़बरों में और अखबारात में ज़रूर फॉलो किया होगा। और जो होना होता है रेगुलरली वो तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देख के आपको अंदाज़ा होगा। जो हमारी रेगुलर रिटोरिक होती है ना, किसी भी चीज़ के हम पीछे पड़ जाएं तो बस पढ़ ही जाते हैं। अदरवाइज ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा उतना हंगामा और उतना इशू क्रिएट नहीं हुआ। उसमें रीज़न यही है कि लोगों को अब शायद बात समझ आना स्टार्ट हो गई है। फॉरगेट औरत मार्च फॉर अ वाइल, लेकिन कल आपने दिन में अगर टेलीविजन देखा हो तो आपने एडवर्टाइजिंग भी देखी होगी। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी ऑन प्रो विमेन मैसेजेस और इक्वालिटी के मैसेजेस। तो बहुत सेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में उन्होंने जो अपनी एडवर्टाइजमेंट डाली उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली 8 मार्च के लिए ख़वातीन को बीच में जो है नुमाया किया। और फिर उस पर जो लोग तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कौन से माशरे में ये सब कुछ होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा सब कुछ नहीं होता। मैंने एक बड़े ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन की मैंने ट्वीट देखी एक और कंपनी के इश्तिहार पे। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का भयानक चेहरा दिखाना छोड़ दें। तो आई वंडर कि आप कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि हमने तो अपने इर्द गिर्द ये होते हुए देखा है। मुझे ये नहीं समझ आती आप अपने ही घर में काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनसे पूछ लें कि उनके घरों के क्या मसाइल हैं। आप में भी बहुत अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं और वहीं ज़्यादा आपका वक्त गुजरा है, तो आपको इदराक नहीं है पाकिस्तान और इसके मसाइल का। कि ये तासुरात जिन लोगों के हैं वो हमारे डिसीजन मेकर्स नहीं है, क्योंकि अगर ये सोच ले कि अगर आप फैसले करने जाएंगे तो फिर तो बेचारी खवातीन का कुछ भी नहीं होना। और ख़ास तौर पे अगर वो लोग डिनायल में है कि जी यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी है लेकिन बहुत बुरा भी है, बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। सो लेट इट बी सेड, मतलब इतना पर्सनल होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अच्छा जी, एक क्विक रिमाइंडर मैंने आपको देना है और चूंकि मैं इस चीज़ से पर्सनली गुजरा हूँ, कल के दिन में आज तो ऑलमोस्ट 1300-1400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कल 1780 केसेस रिपोर्ट हुए थे कोरोना वायरस के, जो कि 29 जनवरी से अब तक सबसे ज़्यादा थे। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसकी तीसरी वेव जो है वो कहीं भटक रही है, सर उठा सकती है किसी भी वक्त। तो प्लीज़ हमारे फैसला साजों ने फैसले किए हैं कि बहुत सी चीज़ों में लीनियंसी आने वाली है, आ गई है, लेकिन आप लीनियंट ना होना। डेथ्स की अगर बात बता दें तो कल 24 आवर्स में 54 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना वायरस। सो अमवात का सिलसिला भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा फिगर्स जो कि हमने देखे हैं जाते हुए, लेकिन अमवात का बात यह है कि एक भी जाए तो इट्स टू मच। इट इज़ राइजिंग और परसेंटेज स्लाइटली राइजिंग एज़ वेल। जो 3% में हम कहीं थे पॉजिटिविटी रेशो, वो अब 4% अबव हो गई है। सो वी ऑल नीड टू बी केयरफुल। और मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज करने से पहले कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो जाती तो फिर हम ज़रूर थिएटर खोलते। कंसिडरेबल परसेंटेज तो ऐसे कह रहे हैं परसेंटेज जैसे कि हम पहुंच गए हैं ना, हमने भी शुरू ही कहा किया है कि हम वहाँ तक पहुंचेंगे। एनीवे ये सारी बातें आज के शो में हमने करनी है। वील हैव गेस्ट्स एज वेल। जनाब, इसमें ख़वातीन हर उम्र हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, ट्रांस ख़वातीन, उन्होंने भी ने भी बड़ी तादाद में, और मर्द हजरात ने भी, और सब लोगों ने शिरकत की और एक भरपूर तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया। अब मुझे बताइए, अब ये दिन गुजर गया, अगर एक दिन इन ख़वातीन ने सड़कों पे निकल के अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर ली, जायज़ हुकूक तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हमारा क्या नुकसान हुआ? ये रिटोरिकल सवाल था, इसका मतलब ये नहीं है आप जवाब देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले हमने बहुत सी बातें और भी करनी है। आई अंडरस्टैंड योर पेन, बिकॉज वाकई एक दिमाग सोचना स्टार्ट हो जाता है कि एक दिन है भाई क्या हो गया। बट एनीवे लेट अस मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अब्दुल्ला पहली फर्स्ट टॉप स्टोरी फर्स्ट। आपको बताएं कि आज अहम दिन है। इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन जीतने वाले यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत आज होगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लॉन्ग मार्च या बुज़दार हुकूमत
की छुट्टी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत कुछ एक साथ करना चाहती है जो इतना आसान नहीं। सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को यूसुफ रजा गिलानी की जीत से वो एतमाद हासिल हो गया है जिसकी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। ये सब मुश्तरका हिकमत अमली से हुआ। अब पीडीएम की नजरें चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर हैं। गुज़िश्ता रोज पीडीएम इजलास में यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ। बिलावल को यकीन है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीतेंगे। डरते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेंगे तो उसको वो किसी तरीके से रेस से आउट रखना चाहते हैं, मगर इनकी ये सारी कोशिशें इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे। 12 तारीख को इलेक्शन होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीतेंगे। ऑपोजिशन के बाद सेनेट में अक्सरियत होने की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी का चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना यकीनी है। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी को एक मरतबा पहले भी 1 अगस्त 2019 को तहरीक आदम एतमाद का सामना करना पड़ा था, जो ऑपोजिशन के पास अक्सरियत होने के बावजूद नाकाम हो गई थी। इंटरेस्टिंग पहलू साजिद संजरानी साहब का जब भी नाम आता है ना कोई उसमें निकल ही आता है। अच्छा जी, माजी को सामने रखते हुए ऑपोजिशन इस बार इंतहाई मोहतात है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त होती है तो ऑपोजिशन की सेनेट इलेक्शन की आसावी बरतरी को धचका पहुंच सकता है। वज़ाहिर नून लीग और JUI 26 मार्च से होने वाले लॉन्ग मार्च को तरजीह दे रहे हैं। कल PDM के इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीखों को हतमी शक्ल दी गई। बाकी छोटे मोटे मामलात 15 मार्च को और एक और इजलास में तय हो जाएंगे। आज के इजलास में 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के आगाज़ का इआदा किया गया। 30 तारीख तक ये काफ़िले मंज़र मकसूद पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 15 मार्च को सरबराही इजलास दोबारा होगा जिसमें मज़ीद तफसीलात वाज़ेह की जाएंगी। पंजाब हुकूमत को हटाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर अब तक PDM किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि पंजाब हुकूमत को लॉन्ग मार्च से पहले टारगेट किया जाए और इस बारे में बिलावल भुट्टो खुद भी मीडिया को बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहाँ होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले। पंजाब हुकूमत गिराने का मामला इतना सादा नहीं है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की सिर्फ 7 नशिस्तें हैं। PTI के बाद अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून है। मुज़्ज़ार हुकूमत गिराने के लिए ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के अरकान जिनकी तादाद 10 है उनकी हिमायत हासिल करनी होगी और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने चौधरी बरादरान से मुलाकात भी की, लेकिन नतीजा वही निकला जिसका सबको पहले से इल्म था, यानी काफ लीग ने साफ इनकार कर दिया। ज़ाहिर है काफ लीग के अपने फैसले सियासी इल्हाक या अलहदगी के कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, पाकिस्तान और काफ लीग की सियासी तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन नून लीग समेत PDM की दीगर जमातें पीपल्स पार्टी की इन कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए संजीदा नहीं है। PDM को कुछ हासिल करना है तो पहले तरजीहात वाज़े करनी होंगी। सो द चैलेंजेस आर बिग। अगर ऑपोजिशन और PDM ये समझती है कि एक यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से उनके चैलेंजेस कुछ आसान हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं जो ये अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल, और बता भी चुके हैं काफ़ी बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की नौमुंतखब सेनेटर पलविशा खान साहिबा। पलविशा, आपसे पूछना चाहते हैं कि PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया, ये तो ऑब्वियसली एक मुतवक्के फैसला था, तो अब डेप्यूटी चेयरमैन का क्या सोचा है? पीपल्स पार्टी के ही सलीम मानवीवाला को ही उम्मीदवार बरकरार रखना मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? देखिए, इसमें ये तमाम फैसले जो अब होंगे, चूँकि PDM का एक प्लेटफॉर्म है और सेनेट की हद तक तो ये एक इंतखाबी इत्तेहाद भी साबित हुआ। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, उसमें भी इंतखाबी इत्तेहाद साबित हुआ। इसलिए अब जो भी फ़ैसला होगा वो एक मुतफ़िका तौर पर जिस नाम पर तमाम पार्टीज़ एग्री करेंगी और जिस पार्टी को वो समझेंगी कि उसका हिस्सा बनता है वो ही सामने आएगा। लिहाजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सलीम मानवीवाला साहब हों या कोई और हो, एज़ लॉन्ग एज़ PDM का उम्मीदवार हो तो उसको सब यकसा तौर पर जो है वो बैक करेंगे। राइट।
अच्छा, ये बताइएगा कि पीडीएम इजलास में सिर्फ गिलानी साहब का मामला तो नहीं था, पूरी तहरीक पर बात होगी। जाहिर है अब पीपल्स पार्टी उमूमी तौर पर धरने और मार्च के हक में नहीं होती, रिसेंट पास्ट में तो हमने यही देखा है। तो क्या इस बार लॉन्ग मार्च के लिए आप लोग तैयार हैं या इसके अलावा कोई ऑप्शंस हैं जिनको आजमाने का इरादा है? देखिए, ऑप्शंस तो आखिरी दिन तक कोई भी आजमाई जा सकती है। मतलब बात यह है कि हमें अपना जो प्रेशर है वो मेंटेन रखना है, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो आइंदा आने वाला जो बड़ा मार्का है वो लॉन्ग मार्च है। पहले सेनेट इलेक्शन है चेयरमैन का और उसके बाद लॉन्ग मार्च है। और मैं समझती हूँ ये तो चले एक ईवान के अंदर एक इंतखाब है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च है वो सड़कों पर जो रद्द-ए-अमल है अवाम का उसको जो है दुनिया के सामने ले आएगी। इसलिए मैं समझती हूँ वो इससे बहुत बड़ा मार्का है। और उस मार्के से ही बचने के लिए जिस हद तक भी हुकूमत गई है, आपने देखा है कि सड़कों पे साबिक वज़राए आज़म को, ख़वातीन को और साबिक वज़रा को और सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हरासा करना, उनको जूते मारना। जब कोई जमात इस हद तक गिर जाए तो आप समझेंगे फिर चिराग सहरी है और आखिरी उनके चंद जो है वो दिन हैं। और वो आप देखेंगे कि जैसे ही 26 मार्च करीब आती जाएगी तो इस तरह इनका बढ़ता जाएगा। राइट पलवश, ये भी बताइएगा कि एक तरफ आपका इजलास था तो दूसरी तरफ हुकूमत की बैठक भी थी जिसमें वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन से बड़े नाराज़ नज़र आए। तो अगर हुकूमत कमीशन के ख़िलाफ़ जाती है तो आप लोग कमीशन के साथ खड़े होंगे? और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन के भी इलेक्शन कमीशन पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं इन द पास्ट। देखिए, बात यह है कि वो तो नाराज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम से होंगे जिन्होंने बाई इलेक्शन में पे दर पे जो है हुकूमत को शिकस्त से जो है दो चार किया है। लिहाजा उनकी नाराज़गी कोई वक़्त नहीं रखती। हुक्मरान की नाराज़गी की कोई हैसियत नहीं होती, नाराज़गी की हैसियत आवाम की होती है। और उसका अमली आपने जो है वो मुज़ाहिरा डस्का के बाई इलेक्शन में और नौशहरा में और दीगर बाई इलेक्शन में जो पे दर पे हारते रहे वो देख लिया है। लिहाजा ये बेशक नाराज़ होते रहें, फ़िक्र इन्हें इस बात की होनी चाहिए कि लोग किस हद तक नाराज़ हैं, कि किस हद तक गुर्बत और बेरोज़गारी है, कि मुर्गी 500 रुपये किलो भी नहीं मिल रही और 14 जो है 95% 15% तारीख़ी महंगाई है। और आपके बिजली और गैस के जो बिल हैं, जैसे जैसे गर्मियाँ करीब आएंगी आप देखेंगे कि आवाम जिसमें कुछ ख़रीदने की सकत नहीं, कुछ देने की सकत नहीं, उसका गला घोंटा जा रहा है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में तारीख़ी फ़ैसले होंगे और उन फ़ैसलों में सबसे बड़ा जो मार्का है वो लॉन्ग मार्च का होने जा। अच्छा जी, पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गेम थी तारीखी फैसले होंगे, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी कि तारीखी फैसलों में क्या तब्दीली आती है। एज एन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कोई तब्दीली आती भी है या फिर नहीं। अच्छा ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द औरत मार्च फॉर अ लिटिल बिट, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे। कुछ पोस्टर्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ इतने मीनिंगफुल पोस्टर्स थे, सम वर सो फनी। मतलब एक तरीका होता है ना कि आप विट और फन के साथ भी कोई मैसेज जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक सामने है और आज देखेगा क्राउड मेरा एहतजाज टीवी थे। मतलब कितना ये टाइमली है क्योंकि ये गाना इज़ अ हिट इन पाकिस्तान और बेचारा PSL तो ख़त्म हो गया, लेकिन हम इस स्लोगन को ले लेते हैं तो वी लाइक्ड इट, व्हाई नॉट। और वाकई ये हुआ बिकॉज जो लोग नहीं जा सके औरत मार्च पे वो तो टीवी पे ही देख रहे होंगे। पेट्रियार्की की पावरी खत्म हो रही है, करनी है, आई गेस करनी है, नहीं हो रही है, खत्म हो रही है। तो इंशाल्लाह जी पेट्रियार्की की पारी बिल्कुल खत्म हो रही है और कोशिश पूरी है कि इसी तरह ही हो। मास्क ऊपर आंखें नीचे, जबरदस्त। मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत ही अच्छा है। पेट्रियार्की की वैक्सीन कब आएगी? कभी नहीं, अभी टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा। कोरोना की तो आ जाए एग्जैक्टली, जो आनी चाहिए वो तो आई नहीं रही। ये इन्होंने क्या लिखा है, छोटू फेमिनिस्ट, ये बहुत क्यूट लगा था, ये बड़ी वायरल हुई थी बिकॉज बेबी भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और दिस इज़ द वे टू ट्रेन योर चिल्ड्रन बॉयज़ एंड गर्ल्स अबाउट इक्वालिटी। शुरू से ये इनइक्वालिटी की बात को, पेट्रियार्की की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सो हबीब जानिब साहब को इन्होंने अपने तरीके से इम्प्रोवाइज किया है। एंड प्लीज टेल अस कि ये डाउन विद मेंडेमिक, डाउन विद मेंडेमिक, तो ये प्ले ऑन वर्ड भी हमें अच्छा लगा, नजर आता है। मतलब दिस इज स्मार्ट, इसको इतना कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और खासतौर पे जो बहुत ऑफेंड हो रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में बात नहीं की जा रही, आप सारों के बारे में बात की जा रही है। ऑफेंड कोई इसीलिए होगा अगर
चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो फिर वो ऑफेंड होता है। ऑल women आर वर्किंग women, ओनली सम आर सैलरीड। ये तो दर्दनाक बात है, बिकॉज औरतें जितना काम करती हैं और उनको साइड लाइन और निगेट कर दिया जाता है और उनको सोचा जाता है ये तो काम ही नहीं है, ये तो करना ही है। सो दे ऑल ऑफ देम वर्क, ओनली सम, द लकी फ्यू आर सैलरीड एम्प्लॉयज, वरना पागलों की तरह लगी तो होती हैं। और चलें, सैलरी तो एक बात है, जो काम वो करती हैं या जो घर का काम एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे रिवायती तौर पर करना, उसके बदले उन्हें इज्जत तो दी जाए, उसका एहसास तो हो, उसका इदराक तो हो, उसकी रिकग्निशन तो हो। मतलब उसको इस तरह कर देना कि you were you know born to do this, so to hell with you and do सैलरी it। अगर नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन उसकी रिकग्निशन तो हो, उसका एहसास तो हो कि हाँ भाई तुमने सारा दिन काम किया है। अच्छा, ये वाला ये हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है दोबारा बताएं मुझे। ये मैं हूँ, ये औरत राज है और यहाँ रेवोल्यूशन आ रहा है, बल्कि इसको कहना भी ऐसा, यहाँ रेवोल्यूशन आ रहा है, तो अच्छा लगा, वेरी नाइस। और रेवोल्यूशन तो आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है। टेक आउट द कचरा, टेक आउट द कचरा प्लीज़, ये मुझे अच्छा लगा, वेरी नाइस। अब ये स्पेसिफाई शुक्र है नहीं किया कि कचरा क्या है, वरना बहुत सी चीज़ें जो हैं ऑफेंड हो जाती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं ऑफेंड होना चाहिए। नो मोर साइलेंस फॉर योर टू योर वायलेंस, ये चीज़ ज़बरदस्त, चुप नहीं रहना अब। तो अगर वायलेंस हो रही है, सुन रहे हैं, इर्द गिर्द, टॉक अबाउट इट और उसको सामने लाएं, शर्माना नहीं है। जो कर रहा है वो नहीं शर्मा रहा, तो आप क्यों शर्माएं। क्या लिखा हुआ है, तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आजा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी छोड़ छाड़ के। अच्छा, देयर इज अ मैसेज इन द सॉन्ग देयर, ये आपको पता है, गाने के लिरिक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। मैं अब डर डर के थक गई हूँ। Quite meaningful. Yeah, very nice. अच्छा जी, so these are a few of the posters. ये कौन सा है, एक ना, मतलब कुछ और भी आपने दिखाना है। ये क्या लिखा हुआ है? दूर से है, मुझे पढ़े नहीं जा रहे यार। अच्छा नहीं, हमसे इस वक्त पढ़ा नहीं जा रहा। एनीवे, ये तो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अ फ्यू ऑफ आई एम अ ह्यूमन नॉट योर इज्जत। एग्जैक्टली भाई, हर इंसान की इज्जत अपनी अपनी होती है ना, तो दूसरे पे इन्हजार क्यों करना कि जैसे उसी के पास आपकी इज्जत जो है वो उसके पास पड़ी हुई है, ये इस तरह नहीं होता। सो एनीवे, ये देखिए, ये पोस्टर्स जो होते हैं, ये बड़ा ग्राफिकली कुछ लिखा होता है, फॉर यू टू जस्ट गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर एंड नोटिस कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। और इतनी खवातीन ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे दुनिया में आपको पता है ये मार्चेस वगैरह तो हो रहे थे इंटरनेशनल विमेंस डे के हवाले से। दे मीन समथिंग, ये अफसानवी बातें तो नहीं हो रही ना। एक और बात जिस पे मैं बड़े दिन से इसी औरत मात से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि ऑल दोज अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ जो कि ख़वातीन काम करती हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में कर रही हों, चाहे घरों में कर रही हों, चाहे भट्टा मजदूरों पे कर रही हों, आप डोमेस्टिक स्टाफ उठा के देख लें। एक बहुत बड़ा मसला है कि ये औरतें मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं और उसके बाद इनके पैसे इनके शौहर ले लेते हैं। ये भी एक और चीज़ है। अच्छा, और दूसरा ये कि फॉर ऑल दोज पीपल हु से कि जी ये जो औरतें ख़वातीन आती हैं औरत मार्च में, उनका तो ये मसला ही नहीं है। आपको क्या पता उनका मसला नहीं है, डू यू लिव इन देयर शूज़। दूसरी बात ये, जो नहीं आ सकती उनके लिए भी तो किसी ने आना है कि नहीं आना। ये जो हमारे लीडर्स होते हैं, ये सारे ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वरना तो पूरी कौम ही उठ के आ जाए। तो लिहाजा प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट थॉट प्रोसेस जो है ना वो यूज़ करें व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मार्च का मतलब क्या है। मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ रही है और हर आने वाले साल के साथ मजीद बेहतरी आती जाएगी। और अब जो नए बच्चे जवान हो रहे हैं, नए बच्चे बच्चियाँ जो बड़े हो रहे हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है। एक बड़ा अच्छा पोस्टर था जिसमें देखा, एक लड़का था, उसने उठाया हुआ था पोस्टर दैट आई मार्च फॉर माई सिस्टर, क्योंकि वो ये कहती है काश मैं लड़का होती। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसके बारे में गौर फरमाएं। अच्छा जी, कोविड वैक्सीन के बारे में हुआ, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। परसों तरसों मेरी अम्मी ने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी कि जी 60 साल से ज़ायद लोगों को जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर में रखा जाएगा। अब उस पर वो ज़रा परेशान हो गई कि मैंने तो लगवानी नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर इसकी क्लैरिटी और बहुत सारी और बातों की क्लैरिटी हमें लेनी चाहिए कि क्या आपकी मेडिकल कंडीशंस हों, क्योंकि ज़ायद जो उम्र के लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी ऑलरेडी परसिस्टेंट प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं। और एक्चुअली जो पहले ही डिसीजंस ली हुई हैं कि किसको पहले लेगी बाद में लेगी, कि क्या वो भी सही है कि नहीं है, खासतौर पे क्योंकि एवरीथिंग इज योर ओन कंट्री स्पेसिफिक। तो क्या हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो हमें जल्दी है, हम सब कुछ खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है, और टू बी ऑनेस्ट मैस वैक्सीनेशन का कोई अब तक
आसार नजर आ नहीं रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फ्रंट लाइनर्स को तो काफ़ी हद तक लग भी चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कल का ये बताया जा रहा है कि 60 साल से ऊपर लोगों को, पीपल हु आर रजिस्टर्ड, उनको ये जो अमल है स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन का फ्रॉम टुमारो, नॉट फ्रॉम टुडे। फिर जाली वैक्सीन वाली बातें, उसमें भी लोगों को परेशान किया। अब ये सारी बातें करने के लिए सदर इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर रफीक खानानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, से पहले मैं ब्रेक में तो अपने एग्जिस्टिंग कोविड कंडीशंस की बात कर रहा था, क्योंकि अभी तक हल्की खांसी और कहीं कहीं ब्रेथलेसनेस होती है बोलते हुए। हाँ, लेकिन लेट्स कम डाउन टू द वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइनर्स क्या कितने % हो गए, कितने रह गए, क्या स्टेटस क्या है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन? सबसे पहले तो जियो पाकिस्तान का शुक्रिया कि इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना ये टॉक रखी है आज। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है 3 फरवरी से, तो 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक तकरीबन 3 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। मसला ये है कि ये वैक्सीनेशन जो है ये मास वैक्सीनेशन होनी चाहिए और बहुत तेज़ी से लगनी चाहिए, तब जाकर उसका इम्पैक्ट होगा। मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए कि विदिन 6 मंथ्स जो है ना पूरे मुल्क में जो तकरीबन 70-80% लोगों को ये वैक्सीन लग जाए। लेकिन जिस रफ्तार से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस बात का इम्कान बहुत कम है कि हम कोई ख़ास सिग्निफिकेंट लोगों को लगा सकेंगे। और जब हम थोड़े लोगों को लगाते हैं तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता कम्युनिटी को, और जो हम सोच रहे हैं कि हम पूरी चीज़ें दोबारा रीओपन कर लें तो वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तीसरी वेव वही आ सकती है हमारी। तीसरी वेव दरअसल शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है और उन्होंने ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कही है कि हुकूमत परचेज नहीं कर रही है इस वक्त। आपका और बहुत से और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मैस वैक्सीनेशन बहुत जल्दी से, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और हमने दुनिया में एग्जांपल्स देखे भी हैं। वादे करते थे कि मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे, वो इसलिए करते थे कि उन्होंने खरीदनी नहीं थी, इंतजार करना था। तो डॉक्टर साहब, ये वैसे आपके दिमाग में क्या मंतक, आपको क्या समझ आता है कि हम क्यों ना खरीदें, हम इंतजार में हैं? क्योंकि देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि हमें जो है ना वैक्सीन बिल्कुल खरीदनी चाहिए। 3 इदारे हैं, गवर्नमेंट है, NGOs हैं और प्राइवेट सेक्टर है। तीनों को मिल के जो है ना जिसकी जितनी भी इस्तेदाद है उसके लिहाज से उनको परचेज करके ये कोशिश करनी चाहिए कि विदिन 6 मंथ्स जो है ना वो 70 to 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फाइनेंस के जो मसाइल हैं वो तो खैर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज़्यादा जानते हैं, लेकिन सबसे डाउन साइड ये होगी अगर हमने वैक्सीनेशन स्लो की तो दुनिया भर में ना पाकिस्तान को कोई ट्रैवल करने देगा, ना पाकिस्तान से कोई बिजनेस करने के लिए तैयार होगा। तो हमें उस इम्पेक्ट को कैलकुलेट करके जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना पूरी कौम को तकरीबन 80% 75% लोगों को वैक्सीनेट कर पता दें। नहीं फिर ये जब इन्हें पता है कि कौन ये मशवरे दे रहा है, फिर वजीर आजम साहब को मुखातिब करते हुए हम ये कहेंगे कि आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट से कहें कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे लोगों की तो हमारा लेटर ऑन फाइनेंशियल हिट बहुत बड़ी होगी। मुझे यकीन है कि ये पहली बार सिर्फ हमसे नहीं सुन रहे, ये पता तो होगा, लेकिन पता नहीं क्या रीजनिंग होती है। डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइनर्स को लग गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे आर द फर्स्ट वन जिनको ऑब्वियसली इन्फेक्शन का खतरा होता है, एंड देन सेकंड इज के अबव 60 की पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में इसी तरह ही हो रहा है। हमारी अबव 60 की पॉपुलेशन इतनी कोई मोबाइल और इतनी कोई लोगों से मिलने वाली है नहीं। हमारा जो यंग यूथ है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लाइकलीहुड शायद ये हो सकती है दे आर द कैरियर्स। हमें कुछ अपनी पॉलिसियाँ खुद नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल, देखें जो दुनिया में जो पॉलिसीज़ बनती है ना वो अपने हालात के लिहाज से बनती हैं। पाकिस्तान में जो है जो कोविड की प्रिवेलेंस है ना वो तकरीबन 1, हम इसको कहते हैं R0 ट्रांसमिशन पोटेंशियल के वजह से, वो 1.1 1.2 से लेकर 0.8 0.9 तक चलती है। इस कंडीशन में जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मुतासिर नहीं हो रहे हैं, और जो मुतासिर हो रहे हैं तो उनकी सर्वाइवल जो है ना वो भी अच्छी है। तो हमें डेफिनेटली सीनियर्स को लगाने चाहिए, लेकिन हमें वो ग्रुप नहीं भूलना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल भी है और जो कि आपकी तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो है ना और तमाम सोशल लाइफ को चला रहा है। अब जैसे एक बस का ड्राइवर है, ही इज़ नॉट एन हेल्थ वर्कर, लेकिन उसके पीछे जो है वो 200 आदमी बैठे हुए हैं, 100 आदमी बैठे हुए हैं। तो इस किस्म के लोग जो कि जैसे बैंक में हैं, टेलर्स हैं जो कि तमाम लोगों को अटेंड कर रहे होते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो जो वर्कर्स आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, टीचर्स हैं, 50 बच्चों को पढ़ाना है, और पुलिस है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके वर्कर्स हैं, दे कैन नॉट एस्केप और दे कैन नॉट आइसोलेट देमसेल्व्स। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द राइट वैक्सीन टू रीच अस, देयर इज साइनोफार्म और बेसिकली साइनोफार्म की ही बात हो रही है। फिर हम सुनते हैं कि बहुत फेक वैक्सीन भी आ चुकी है, एक वार्निंग भी पाकिस्तान को मिल चुकी है कि
आप जरूर कर्टेल करें ये फेस वैक्सीन और यूएन फेक को का। पाकिस्तान ने भी लिखा है कि आप जरा इस पे जरा गौर करें, तो ये क्या इशू है? सो डॉक्टर साहब, जो लोग वसीला अपना खुद अफोर्ड भी कर सकते हैं, कहीं से मिल भी रही है, क्या चेक करें और क्या वेट करें कि हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आएगी, या फिर अगर आप खुद लगवा रहे हैं, यू हैव द रिसोर्सेज, व्हाट आर वी सपोज टू सी? क्योंकि फेक तो भरी हुई हैं। फिर देखें, फेक वैक्सीन जो है ना, उसको रोकने के 3 तरीके होते हैं। या तो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह मंशियात को रोकते हैं उस तरह से रोक लें। दूसरा तरीका ये होता है कि फेक वैक्सीन जो है ना वो बनने न दी जाए किसी भी तरह से। तीसरा तरीका जो सबसे अहम और जो सारी दुनिया में सक्सेसफुल तरीका है वो ये है कि जहाँ से वैक्सीन बनकर आई है वहाँ से उसकी ट्रेसेबिलिटी शुरू होनी चाहिए। और जिस शख्स को लगी है, जैसे मुझे जो वैक्सीन लगी है, तो उस वैक्सीन का बैच नंबर, लॉट नंबर जो है ना, ये वापस मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के पास जाना चाहिए कि क्या ये जेन्युइन वैक्सीन आपने दी है। बिल्कुल। तो उसकी टोटल ट्रेसेबिलिटी जो है ना होनी चाहिए। इसी तरह से जो है ना, जैसे सेफ कोवैक्स हमने एक प्रोग्राम बनाया इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान ने, जिसमें ये ट्रेसेबिलिटी का सॉफ्टवेयर भी हमने डेवलप कर दिया है। और ये जो कंपनीज मैन्युफैक्चरर है ना, वहाँ तक ये वापस इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो कंफर्म करेंगे कि यस दिस वैक्सीन इज प्रोवाइडेड बाय अस। यानी तस्दीक हो जाएगी, तस्दीक होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। कोई तरीका नहीं है कि हमारे यहाँ आपको फेक पता है ना, वैक्सीन को रोक माशाल्लाह सकें। क्वैक्स और नौसरबाजी कितनी उरूज पे है ही भाई हमारे हमेशा तो से। पेनाडोल टाइप चीजें फेक आ जाती हैं, लेटर लोन के मतलब चले ये डॉक्टर वैक्सीन साहब, तो आई विश वी हैड मोर टाइम, लेकिन अभी आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बहुत डॉक्टर शुक्रिया। रफ़ीक खानानी हमारे साथ मौजूद थे। और एक और क्विकली एक बात कि वो जो एल्डरली लोग हैं जिनको प्रिवेलिंग इश्यूज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, शुगर हैं, एलर्जिक हैं किसी चीज़ से, एस्मेटिक हैं, वो अपने कंसल्टेंट, अपने मौलिद से पूछ कर फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजरें। ये बहुत ज़रूरी बात है। When it finally comes to us, अभी तो इसी के इंतजार कह में रहे हैं बैठे ना हैं, कि वो भी Wednesday दुआ से कर शुरू लें। होना है हाँ, इट्स प्रोसेस इज नॉट दैट स्विफ्ट। मुर्गी की रेट डिस्कस कर रहा था कि महंगी हो बिल्कुल गई ऐसे है। हो गया है कि हाथ ना लगाए बंदा। मुर्गी, दूध, घी, चीनी, आटा सब महंगे से महंगा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म जिस तसलसल के साथ नोटिस ले रहे हैं, महंगाई भी उसी तसलसल के साथ माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है। और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर रमज़ान की आमद है। अब 1 महीने पहले महंगाई में इस इजाफे पर आवाम में सर्टनली तशवीश है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से जो आदाद व शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक मुर्गी की कीमत में 1 हफ्ते के दौरान 5.5% इजाफा हुआ। सब्जियों और तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हुकूमती वजीर भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। जनरल पब्लिक भी नाराज़ है हमसे। बेपनाह इस्लाहात, बेपनाह मेहनत और कोशिश के बावजूद, और जो इकनॉमिक क्राइसिस था, जो महंगाई थी, जो बेरोज़गारी थी, और जो मतलब खामियां, कोताहियाँ, गलतियाँ हम में थी। ये आपने सुन लिया और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी। अब्बासी साहब, महंगाई पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है और ये बात बार बार दोहराना इसलिए पड़ती है कि हुकूमत के इक़दामात क्या डायरेक्शन भी नज़र नहीं आ रही। मतलब कितने अरसे से हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन वी हैव नॉट सीन अ सब्सटेंशियल किस्म का चेंज एट ऑल। तो आवाम की तसल्ली के लिए मुर्गी, चीनी, दूध, आटे में से किसी एक चीज़ की कीमत कंट्रोल करके प्लीज़ दिखा दें। ऐसा मुमकिन है? कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, महंगाई एक बिल्कुल हकीकत है और वो थोड़ी ज़्यादा भी है। और अगर पिछले साल के मुकाबले में इस साल के इस महीने का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 14.95 यानी 15% चीज़ें महंगी हुई हैं। जो पिछले साल चीज़ 100 रुपये की थी वो इस साल 115 रुपये की ऑन एवरेज है। आपने कहा कि कीमतें कंट्रोल करके दिखाएं। देखें, ये सिवाय चंद चीज़ों के बाकी चीज़ें मंडी, ओपन मंडी में तय होती हैं। जैसे अगर आप मुझे बात करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में जो 51 सेंसिटिव, जिनको हम हसास अशिया कहते हैं रोज़मर्रा की, उनमें से 22 की कीमतें बढ़ी हैं, 5 की कम हुई हैं और 24 की बरकरार रही हैं। इसमें कोई भी हुकूमत कीमत बढ़ाने में या कम करने में हुकूमत का किरदार नहीं होता, बिकॉज हुकूमत सिर्फ एक मंडी में बायर और सेलर को इकट्ठा कराती है और ये होता है कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, कोई और काम ना हो, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो कीमतें बढ़ी हैं, जिनका मैंने 22 का जिक्र किया और जो 5 का कम हुआ, वो भी बायर एंड सेलर हैं और ये हुकूमत कंट्रोल उस तरह नहीं करती। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ट्रेंड है जो महंगाई का, वो थोड़ा ज़्यादा है और उसकी वजह मुल्क में जो ओवरऑल वजह है वो
डिवैल्यूएशन है जो हुई है और उसकी वजह खसा। लेकिन अब्बासी साहब, हुकूमत उन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करती है जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे कि बिजली महंगी होगी तो महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो महंगाई होगी, तो हर चीज़ ही महंगी होगी। मतलब है ये तमाम चीज़ें हुकूमत कंट्रोल करती है जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली मंडी में चीज़ें महंगी होती हैं। सो ये ना कहें कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। अब महंगाई की इस परेशान कुन सूरत हाल में हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के ऐलानात भी सामने आ जाते हैं, लेकिन इस नोटिस सिस्टम के बावजूद कीमतें कंट्रोल नहीं होती। मुर्गी आप उठा के देख लें, हुकूमत को इस पर कोई परेशानी है? वज़ीर आज़म भी नहीं सोचते कि जब मैं नोटिस लेता हूँ तो उल्टा चीज़ें और महंगी हो जाती हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हुकूमत, हर वज़ीर आज़म क्या, हुकूमत का हर नुमाइंदा, बिल्कुल हम ये वाली हुकूमत नहीं है जो आपके सामने किसी हकीकत से जान छुड़ाएं। हम सच बोलते हैं, वज़ीर आज़म भी मानते हैं और हर तकरीर में कहते हैं कि महंगाई का सबसे बड़ा इशू है। अगर आप आखिरी जो पार्लियामेंट में तकरीर है उसको भी देखें है, और जो उसको रोकने के जो तरीके हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जो, जैसे मैंने कहा कि खसारों की वजह से डिवैल्यूएशन हुई और डिवैल्यूएशन की वजह से एक ट्रेंड बन जाता है। जब ये ट्रेंड बन जाता है तो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल में भी होता है कि जिसने कोई मकान किराए पे देना है, जिसने कोई मजदूर रखना है, जिसने कोई भी काम करना है, उसमें एक अंदाज़न 8-10% चीज़ें महंगी लोग करना शुरू कर देते हैं और ये ट्रेंड रोकने के लिए लंबे अरसे तक प्राइसेस कंट्रोल करना पड़ती हैं। तो ये आप बिल्कुल आपके नाज़रीन को यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म का पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी इकनॉमिक टीम पूरी कोशिश कर रही है कि इस जो ये महंगाई का जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें, और काफ़ी हद तक नीचे भी आई है और भी इंशाल्लाह नीचे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सदाकत अली अब्बासी साहब। अब आवाम पे है, अब वो इंतज़ार दोबारा से करे कि शायद कुछ। अभी हमें एक हेडलाइन ब्रेक लेनी है। आपके शहर में मुर्गी का गोश्त कितने रुपए में फरोख्त हो रहा है? ट्वीट हुआ साथी। वैसे जिन जिन लोगों ने द क्राउन देखा है ना, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज जो है वो वैसी ही है जैसी नजर आती है, क्योंकि क्राउन से तो आपको पता चल ही गया। और हम सुबह बात कर रहे थे कि एक तो द क्राउन ने बहुत से लोगों की आंखों से पर्दा हटाया, ऑल्दो उसके शुरू में डिस्क्लेमर आ जाता है, उसके बाद ये इंटरव्यू, तो वो जो स्टैंडिंग थी ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली वो कहीं ना कहीं हिट तो हो रही है, और वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी होना स्टार्ट हो गई थी शुरू में ही, हमेशा से ही, लेकिन अब इतने इंटरव्यूज वगैरह के बाद, और खासतौर पर कल जो ओपरा को कल परसों इंटरव्यू दिया है प्रिंस हैरी ने, वैसे उन्होंने क्राउन का भी कहा है कि माना कि वो ऑब्वियसली हर चीज़ सही नहीं है लेकिन बहुत सच्चाई भी है क्राउन में। सो एटलीस्ट आपको एक पता सेंस मिल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ रॉयल फैमिली दैट इज़। मोर ऑन दैट लेटर। पहले बात करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस अचानक फिर से बढ़ने लगे हैं और पाबंदियों में नरमी के बाद हालात कंट्रोल में रखना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सूरत हाल हरगिज़ इत्मीनान बख्श नहीं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1353 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और 54 अफराद की जान गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजबूरी तादाद कितनी है? अब्दुल्ला आप बताएं। जनाब, मजमूई तादाद 5,93,453 हो चुकी है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,281 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। बाय द वे लाहौर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है पर्टिकुलरली कोरोना। इस इजाफे को कोरोना की तीसरी लहर करार दिया जा रहा है। हिफाजती इक़दामात में गफलत के नतीजे में कोरोना केसेस सामने आने के बाद PSL भी मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी अपनी एक ट्वीट में कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में गुज़श्ता 2 माह के दौरान जो कमी देखी गई थी वो दोबारा बढ़ती नजर आ रही है और ये होना था, बिकॉज जब हम थोड़ा लीनियंट होते हैं एक नई वेव सर उठा लेती है। डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और कई माहिरीन सेहत की जानिब से 70% आबादी के वैक्सीनेट होने तक दोबारा पाबंदियां लगाने पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि कोरोना वैक्सीन तो बेशक पाकिस्तान पहुंच चुकी, मगर वैक्सीन पर शहरी कब दस्तयाब होगी अभी तक ये कुछ पता नहीं, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वैक्सीन की सहूलत फिलहाल सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को हासिल है। 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कल से वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी और बाकी आवाम की बारी कब आएगी पता ही नहीं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, पंजाब से भी इत्तलात हैं कि कोरोना केसेस की तादाद अचानक बढ़ रही है, परसेंटेज हमारी पॉजिटिविटी की बढ़ गई है, तो क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, गौर किया जा रहा है कुछ? देखें, बिल्कुल ठीक कि पिछले 24 घंटों में जो पाकिस्तान का पॉजिटिविटी रेशो है दैट इज़ 4.63% और पंजाब की इसमें 5.5% रही है। और अगर हम ये देखें कि पिछले 24 घंटों में कोई 15,000 के लगभग टेस्ट हुए जिसमें से कोई 815 केसेस पॉजिटिव रहे।
तो उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अवाम से कि अभी इसकी नई, चूँकि म्यूटेशन के बाद इसकी नई इकसाम भी आ रही हैं, तो एहतियाती तदाबीर वही हैं जो आपको हर जगह पे मीडिया के थ्रू तमाम जगहों से पता चल रही हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करें और जिस तरह से हम वैक्सीनेशन की अनाउंसमेंट करें तो वो भी कराएं, लेकिन बहरहाल फ़िल वक्त इसकी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज़ इसकी रेशो बढ़ रही है। अच्छा मुसर्रर साहबा, इस बात का क्या किया जाए कि वैक्सीनेशन को कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा, मतलब हर जगह मौजूद भी नहीं है और जो लोग हैं वो इसको ज़रूरी नहीं समझ रहे, तो कोई रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस इसका स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या करना है फिर, सोचा क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर ख़दशात का इजहार सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जहां पे लिटरेसी रेट मोर देन 100% है, वहां पे भी इसके ऊपर लोग ख़दशात और अनसीन फियर का शिकार ज़रूर हैं। लेकिन उसमें जो मैं अपील करती हूँ, फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे जो मेडिकल स्टाफ है सारा, वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, और जिन लोगों ने रजिस्टर कराया उनकी हो गई है, फिर उसके बाद आपको पता है कि अगले हफ्ते से हम 60 साल से ऊपर के जो हजरात हैं उनकी भी, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, और फिर उनकी हम कैंपेन शुरू कर देंगे वैक्सीनेशन लगाने की। उसमें जो सबसे अहम रोल इस वक्त समझ आता है, जैसे एहतियाती तदाबीर के हवाले से मीडिया ने अहम रोल अदा किया था, इसी तरह वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से भी हमें मीडिया की हेल्प की ज़रूरत है, और इसमें इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कैंपेन्स भी चला रहे हैं, और ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये अलमिया है, और ये जो पेंडेमिक एंड देन एंडेमिक को हमने मिल के फेस करना है। बहुत शुक्रिया मुसर्रर चीमा साहिबा, और हम हमेशा आपकी मदद के लिए इधर हैं। हम तो रोज़ ऑलमोस्ट ये वैक्सीनेशन की बात करें, हम लोगों को ये बताते हैं ये ज़रूरी है, वरना ये थर्ड लहर की जो हम जिक्र कर रहे हैं, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये चलता रहेगा, ये तो ख़त्म ही नहीं होना, क्योंकि ये इन्फेक्शन तो एक दूसरे से लगते, मतलब यूज़ योर हेड, यूज़ योर सेंस, जब तक वैक्सीन नहीं होगी ये चीज़ नहीं खत्म होगी। सूरत हाल मालूम करते हैं, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल इस वक्त क्या है एग्जैक्टली, अगर आप कुछ तफसील हमें बता सकें, क्या दीगर मुल्क की तरह KP में भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कोहाट है, नौशेरा है, चारसदा है और पेशावर है, ये जो रीजन है इसमें काफ़ी तेज़ी से फैला है, और यानी इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं कि अब जो हमने फ्री हैंड दिया था वो हम इस तरह करते हैं कि जो मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग प्लाजे हैं, ये अब 10 बजे के बाद बंद करेंगे। इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जहाँ केसेस ज़्यादा होंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस पेशावर के अंदर हैं, और ये हमारे लिए ख़तरे का बायस भी हैं, और हम पूरी तरह इस पे तशवीश भी है हमें, और कोशिश भी हो रही है कि जो सोशल डिस्टेंस ख़त्म हुई थी वापस तो सोशल डिस्टेंस पे लाया जाए, मास्क का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कम हुआ तो वो दोबारा किया जाए, क्योंकि अब जब केसेस देख रहे हैं, आज गो के सबसे कम डेथ हुई है, 4 बंदे जो अभी मुझे इतलात मिली है, 4 बंदे आज भी कोरोना से फौत हुए हैं। लेकिन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिस इसके अंदर जितनी तेज़ी के साथ ये कोरोना फैल रहा है, उस पर हमें अच्छा ये भी बताइएगा शौकत यूसुफजई साहब के सूबे में वैक्सीन लगाने की रफ्तार भी बहुत ही कम है, धीमी है, जिसकी वजह बताई जा रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन कराने में हिचकिचा रहे हैं। बात तो सारी वहीं होगी कि अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में कि वैक्सीन ठीक है लगानी है। आपको पता है अफवाहें तो बहुत सी चली रही हैं, वो तो जो भी हम वैक्सीन कराएं पाकिस्तान में उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो इसका हल क्या सोचा है आपने, किस तरह लोगों को इस तरफ माइल करना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है? NCOC है, उस हमें तकरीबन कोई 28,000 लोगों की जो है वो हमें टारगेट मिला था, उसमें सिर्फ इस वक्त 374 रह गए, बाकी सब हो गए। और NCOC ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, और यहाँ तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि जी आप बताएं दूसरे जो सूबे हैं उनकी आप हेल्प करें, आप उनको बताएं कि आपने किस तरह ये टारगेट अचीव किया। तो मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काफ़ी इस पे तवज्जो भी दे रही है, क्योंकि ये हमारे लिए तशवीश की बात है कि गो के सारे सूबे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 4 ज़िले मैंने बताए उसमें कोरोना वबा फैल रहा है, और उससे हमें निमटने के लिए हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मार्च से इंशाअल्लाह ताला
हम कोशिश करेंगे कि मार्च से हम जो आम सिविलियन हैं, क्योंकि अभी तक तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, अब जो है ना इसके बाद मार्च में हम आम लोगों को भी ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और उसमें जो 80 साल की उम्र के लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब हमसे बात कर रहे थे और अपना प्लान जो है उसका जिक्र कर रहे थे। अभी हमने केपी की सूरत हाल तो मालूम कर ली। क्विकली बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इज़ वेटिंग फॉर अस। शाहवानी साहब, हालिया दिनों में मुल्क भर में एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की ट्वीट भी है कि हमारी पॉजिटिविटी रेशो बढ़ गई है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान में भी केसेस जो है मार्च के पहले हफ्ते में कंपेरेटिव लास्ट मंथ उसमें इजाफा हुआ है। मार्च के पहले हफ्ते में जो ओवरऑल एवरेज है केसेस बढ़ने की वो 2% रहा, जबकि पिछले महीने ये जो है 1.5% था, लेकिन उससे कबल जनवरी में ये 4.2% थे, उस वक्त ज़्यादा थे। जो फर्टिलिटी रेट है मजमूई तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कमी आई है। पिछले माह जो है 5 अमवात वाक़ई हुए थे अनफॉर्चुनेटली, उससे कबल 12 और परसों भी एक जो पेशेंट है वो अल्लाह को प्यारा हुआ। तो मजमूई तौर पे थोड़ा सा बलूचिस्तान में केसेस में इजाफा तो ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत तेज़ इजाफा अभी तक देखने को नहीं है। शिवानी साहब, आपसे भी यही पूछ लेंगे, हम बाकियों से भी ये सवाल पूछा है कि कोरोना केसेस के साथ एक मसला ये भी सामने आया है कि वैक्सीन के लिए लोग रजिस्ट्रेशन बड़ी कम तादाद में करा रहे हैं। ऑब्वियसली वैक्सीनेशन जो है वो बड़ा लाजिम चीज़ है, वरना तो ये रुकने नहीं वाला ये सारा पेंडेमिक जो है। तो इस मसले का क्या हल आपने सोचा है? हमारे बलूचिस्तान में हमें इस वक्त जो है 32,000 डोजेज़ मिले हैं वैक्सीन के और 16,000 लोगों को हमने वैक्सीनेट करना है, लेकिन अब तक 15,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और 9 लाख डोजेज़ जो है हमें अगले हफ्ता 10 दिन में मिलने हैं NCOC की तरफ से। लेकिन ये है कि जो रजिस्ट्रेशन का अमर है 1166 जिसको नादरा ने इस्टेब्लिश किया है, उस पर लोग अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। इवन हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो है वो भी वैक्सीनेशन से अवॉइड कर रहे हैं। रिसेंटली ये जो ट्रेंड है इसको देखते हुए हमारे यकीनन परेशानी का बायस है कि लोग उन्होंने पहले कोविड को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया, अब जब वैक्सीन आ गई है उसको भी वो संजीदा नहीं ले रहे। तो इस सिलसिले में हमने जो हमारे उलमा कराम हैं उनसे भी हमने एक मीटिंग की है और उनसे गुजारिश की है कि जुमा के खुतबात में वो आवाम को जो है इस हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करें और ख़ुसूसन उनको बताएं कि कल आप ट्रैवल करते हैं, हज के लिए, उम्रा के लिए जाते हैं या एब्रोड जाते हैं किसी भी सिलसिले में, तो बग़ैर वैक्सीनेशन के आप नहीं जा सकते। शुक्रिया शाबानी साहब, यकीनन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस। हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनके बारे में पहले हम आपको बताना चाहेंगे और फिर इनसे बात भी करेंगे। कुछ दिनों से हम हाई अचीविंग वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनका नाम जो है बहुत नुमायां है। डॉक्टर अमीना फिरदौस 17 अक्टूबर 1959 में अफ्रीकी मुल्क मॉरिशस के एक गाँव में पैदा हुई। यू वोंट बिलीव हर स्टोरी। वो केमिस्ट्री में PhD डॉक्टरेट और बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट और सियासत दान भी है। So many things. That's so diverse in itself कि वो केमिस्ट्री में PhD हैं, बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट और साथ में पॉलिटिशियन भी। तो साइंसी खदमात की वजह से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सदारत की मुश्तरका उम्मीदवार बनी। 2015 में मॉरिशस की पहली खातून सदर मुंतखब हुई। बतौर सदर अमीना फिरदौस 2016 में दौरा पाकिस्तान भी कर चुकी हैं। ख़वातीन साइंसदान के लिए यूनेस्को अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी अपने नाम कर चुकी हैं और ख़वातीन की तालीम के लिए आज भी आवाज़ उठा रही हैं। कुछ इनके अवार्ड्स बता दूं आपको, उन्हें वर्ल्ड यूथ समिट फॉर पीस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और डॉक्टर अमीना ने हमें ज्वाइन किया है आज। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू डॉक्टर अमीना फॉर ज्वाइनिंग इन। First of all, congratulations on winning the Benazir Bhutto Lifetime Achievement Award. It's certainly a great honor, and you are an inspiration to a lot of women out there. Definitely. And yesterday we all were celebrating International Women's Day as well. So we would like to know your perspective. That do you see that there is any change in the conditions that women are in these days as compared to the previous years and previous decades? Have we started the interview? Yes, we have. We are live on air right now, Dr. Firdaus. Okay, right.
Thank you for having me on Geo, and it's indeed a great pleasure to be with you today. The question you have asked is, has there been any improvement? There was, but unfortunately over the past year, we have seen a reversal in the gains that have been made since the Beijing conference, CDO conference in 1995. So there's a lot of work to be done to really address women issues, women rights, and everything to do with women welfare, because at the end of the day, the woman remains the pillar of society, the family, and when she's not well, I don't think the society will be well. So we need to do a lot more effort to address the rights of women and also the empowerment of women, because on my continent, African continent, we find that many women operate in the informal sector, and it is precisely this informal sector that has to be addressed. And we have seen a lot of losses of women's empowerment issues during the COVID. So there's a lot of work to be done on this particular issue here. You've already made a lot of contributions, Dr. Firdaus. We want to congratulate you on the Benazir Bhutto Award, especially. We take a lot of pride in that as well. You come from the field of STEM, science, technology, engineering, mathematics. How do you, implore people or inspire women to come in this field in your country? Unfortunately, women, especially girls, they're not encouraged to go in the STEM field. And this is the stereotype that we have to address at a very young age. And this is where the damage is done to young girls, because systematically she's being told that she can't do sciences, science are for boys. In fact, I myself has been the subject of this discrimination when I was very young. But I had very important cheerleaders at home. My father always taught me that I could do anything. And I think this is what we have to do. We need to increasingly have the fathers, the brothers, the uncles to become the cheerleaders of these girls, so that they are told that they can do anything, because they can do anything. And I think once this girl has had this self-confidence at a very young age, she will be able to make headway. And interestingly, in Pakistan, when I visited the HEJ, the ICC, the University of Karachi, I always get that acronym wrong, and there we find many trained, many well-talented Pakistani ladies who are at the helm doing great sciences. And so I think, again, this is something that Pakistan must be very proud of and must showcase these women, because they can become role models in Pakistan itself. And I am also looking at the progress that Pakistan is making in the IT revolution, the IT industry, and it's commendable. So what can Pakistan do more if you actually bring all these girls on board? Just imagine the GDP output if we are going to get all these contributions from all these talented women. So we need to have a special effort made towards empowering these young girls in making a difference in the STEM field, because STEM innovation, it's a vehicle for wealth creation, and we know how much these women can contribute. All right, if we particularly, Dr. Meena, talk about women issues, do you see any similarities that the issues that women face, particularly in an African country like Mauritius, or if we talk about Pakistan? Here today, if we talk about Pakistan, it is still very difficult for women to pursue education according to their own choice, let alone be career opportunities. It is still difficult for women to marry a man of their own choice. So do you see any similarities in the issues? Women issues across the world to a certain degree, I mean, it's all a question of degree, they're all the same. If you're talking about, issues in Pakistan, the issues you have mentioned, you'll find that to a certain degree in many countries in Africa as well, and everywhere. So I think it comes to one important factor, and that comes down to education. So we really need to empower these women through education. And when they are educated, it has been said time and time again that when you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, a girl, you educate a family, you educate a society. True. So we need to start educating. And the Chinese rightly said, women hold half the sky. And this is something that has to be brought home, that when the woman is educated, she will be able to look after the family. When the woman goes out to work, she invests over 80% of her earnings in the family.
So there is a lot of plus point, but definitely the issues are the same throughout the world. Pakistan should not be felt, kind of excluded out of this. It's the same thing. But what we need to do is increasingly become the torchbearers of all these women out there, and we have the responsibility, us women who have made it, to become a role model and also to empower these girls out there and these women out there. Dr. Amina Firdaus, thank We you so much for certainly do need talking to to empower us, and it makes us feel slightly better that problems are all across the same. At least the solutions could be same as well. We can learn from one another. Thank you so much for taking out the time for us. And congratulations one again in winning the Benazir Bhutto Lifetime Absolutely. Achievement Award. अब थोड़ा सा हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे, थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर हो जाती है ख़वातीन के मसलों का जब हम पूछते हैं। मतलब अफ्रीका की एक्स प्रेसिडेंट हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, मॉरिशस की एक्स प्रेसिडेंट हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सिमिलर हैं, तो लिहाजा हम यही पढ़ाई इज़ द ओनली वे आउट, एजुकेशन इज़ द ओनली वे आउट, उनका कहना था। फ़र्क होता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, बस कहीं ज़्यादा हैं और कहीं कम है, लेकिन सोल्यूशन पढ़ाई ही है।